जी नमस्कार। करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम इन सब चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स करंट अफेयर्स की दृष्टि से, आपके परीक्षा के लिहाज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है ये है ऑपरेशन नमस्ते, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ऑपरेशन नमस्ते क्या है, ये क्यों सुर्खियों में है, इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक आज हम करेंगे। तो ऑपरेशन नमस्ते यानी कि 27 मार्च 2020 को भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। क्लियर है? तो सीधा सीधा ऑपरेशन नमस्ते का रिलेशन किससे चला जाता है? भारतीय थल सेना से। किससे जाता है? भारतीय थल सेना से। याद रखिएगा, भारतीय थल सेना से। क्यों चालू किया है? कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा मार्च 2020 में ये ऑपरेशन चालू किया गया था, यानी ऑपरेशन नमस्ते। क्लियर है? इसका रिलेशन किससे है? तो कोविड-19 को निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा यह चलाया जा रहा है। इसकी घोषणा थल सेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में, मनोज मुकुंद नरवणे, उन्हीं के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हीं के द्वारा जो है इसकी घोषणा किया गया है। और ये कौन है? तो थल सेना प्रमुख हैं। कौन है? थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? ऑपरेशन नमस्ते प्रारंभ किया गया है मार्च 2020 में कोविड-19 से निपटने के लिए। यदि हम थल सेना की बात करें तो थल सेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्लियर है? याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि थल सेना का जो प्रधान होता है वो कहलाते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? थल सेना के जो प्रधान होते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहलाते हैं। क्लियर है? थल सेना की यदि हम मुख्यालय की बात करें, थल सेना का मुख्यालय इसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में, है ना। थल सेना सुर्खियों में क्यों आया? इसके सुर्खियों में आने का वजह क्या है? यही ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए जो है थल सेना के द्वारा यह अभियान लॉन्च किया गया है। इसलिए हम थल सेना को पढ़ रहे हैं। थल सेना के प्रमुख हैं अभी मनोज मुकुंद नरवणे। थल प्रधान होता है थल सेना का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में पड़ता है। यदि थल सेना की हम बात करें तो ये कुल 7 कमांडों में बटा हुआ है। कितने कमांड में? तो 7 कमांड में थल सेना को बांटा गया है। क्लियर है? कितने कमांड बांटा गया है? 7 कमांड में। अब बात करते हैं बारी बारी से सातों कमांड का। तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी, पश्चिमी, ये सब पूछता है। याद रखिएगा, नंबर 1 पूर्वी कमांड का मैं बात कर रहा हूँ। तो पूर्वी कमांड कोलकाता। पूर्वी कमांड कहाँ है? कोलकाता में है। साथ में पश्चिमी कमांड, साथ में, है ना, साथ में पश्चिमी कमांड। याद रखिएगा, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर। कहाँ है? पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर। याद रखिएगा, पूर्वी क्लियर है, कोलकाता, ठीक है। उत्तरी कमांड है उधमपुर में। क्लियर है? याद रखिएगा, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में। उधमपुर, उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। साथ ही दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है पुणे में। कहाँ है? दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है पुणे में। क्लियर है? मध्य कमांड यदि पूछेगा तो मध्य कमांड का मुख्यालय पड़ता है लखनऊ में। यानी थल सेना का जो मध्य कमांड है, याद रखिएगा, मध्य कमांड कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ में कहाँ पड़ता है? मध्य कमांड लखनऊ। क्लियर होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कमांड पूछेगा जयपुर। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम कमांड कहेगा तो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। साथ ही केंद्रीय कमांड कहाँ पड़ता है? शिमला में पड़ता है। केंद्रीय कमांड कहाँ पड़ता है? शिमला में। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, यानी कि थल सेना को पूर्णतः
7 कमांडों में बांटा गया है। कुल 7 कमांड में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में पड़ता है, पश्चिमी कमांड पड़ता है चंडी मंदिर में, उत्तरी कमांड उधमपुर में, दक्षिणी पुणे में पड़ता है, मध्य कमांड लखनऊ में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर में पड़ता है, साथ ही साथ ट्रेनिंग कमांड कहाँ पड़ता है, शिमला में पड़ता है। अब बात आती है तो प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि प्रत्येक कमांड जनरल है ना, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। याद रखिएगा प्रत्येक कमांड किसके अधीन होता है, तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होती है थल सेना का प्रत्येक कमांड। क्लियर है, थल सेना का प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। क्लियर है। थल सेना के वर्तमान में अभी चीफ कौन है, प्रमुख कौन है थल सेना का, कहिएगा मनोज मुकुंद नरवणे। इसका प्रधान कौन होता है थल सेना का, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। क्लियर है। यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। कमांड कितने कमांडों में बांटा गया है, 7 कमांडों में बांटा गया है। पूर्वी कोलकाता में है, पश्चिमी चंडी मंदिर में है और उत्तरी उधमपुर में है, दक्षिणी पुणे में है। यदि मध्य कमांड पूछेगा तो लखनऊ में है, दक्षिण पश्चिम जयपुर में है, केंद्रीय कमांड कहाँ है, शिमला में। क्लियर है, अच्छी तरीका से समझे आपने। प्रत्येक कमांड किसके अधीन होता है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते आपने क्लियर कर लिया अच्छी तरीका से। इसका रिलेशन थल सेना के साथ होगा। थल सेना क्यों, क्योंकि मार्च 2020 में भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। क्लियर है। बात करते हैं गैरसन का। गैरसन चर्चित स्थल है। ये सुर्खियों में यह स्थल क्यों आया, इसका वजह क्या है, चर्चित स्थल क्यों बन गया। गैरसन जो है मार्च 2020 का घटना है कि मार्च 2020 में उत्तराखंड सरकार ने गैरसन को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने जाने की घोषणा की है। यानी कि गैरसन क्या है, उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रस्तावित हुआ है। उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ होगी, तो गैरसन होगी। याद रखिएगा, इसे पहले साफ कर लेते हैं फिर इसको देखते हैं। गैरसन क्या है, तो याद रखिएगा गैरसन उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रस्तावित हुआ है गैरसन। क्लियर है। चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 2 आपको कहता है क्या, गैरसन। गैरसन क्या है, उत्तराखंड की, याद रखिएगा कहाँ की, उत्तराखंड की, है ना। उत्तराखंड की सरकार ने ही, यानी उत्तराखंड की सरकार अभी कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के सीएम है और इन्हीं के द्वारा जो है गैरसन को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, नहीं कौन होगी भाई, तो बात कर रहे हैं गैरसन की। तो गैरसन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इसे घोषणा किया गया है। क्लियर है, समझ रहे हैं चीजों को। यानी कि मार्च 2020 की घटना है, उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा जो है इसे घोषणा किया गया है कि गैरसन को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाएगी। गैरसन की यदि बात करें तो गैरसन उत्तराखंड की चमोली जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड की चमोली जिला में। चमोली जिला में स्थित है गैरसन, नहीं चमोली जिला में स्थित है गैरसन। साथ ही साथ एक और चमोली में है, नहीं फूलों की घाटी उत्तराखंड में है जो कि चमोली जिला में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी याद रखिएगा कहाँ, चमोली जिला में स्थित है जो कि कहाँ, उत्तराखंड में है। तो गैरसन भी चमोली जिला में ही स्थित है, यह भी याद रखिएगा। क्लियर है, चीजों को समझ रहे हैं। गैरसन क्लियर हुआ है। साथ ही साथ यदि हम गैरसन की बात करें तो गैरसन उत्तराखंड की पामीर के नाम से जानी जाती है। गैरसन को उत्तराखंड की पामीर के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ गैरसन दूध ताली पहाड़ी पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा।
यह जो है उत्तराखंड की पामीर, उत्तराखंड के पामीर के नाम से जानी जाती है, पामीर के नाम से जानी जाती है, गैरसन को जानी जाती है। नहीं, भारत उत्तराखंड की पामीर के नाम से गैरसन को जानी जाती है। साथ ही साथ गैरसन दूध ताली पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? दूध ताली पहाड़ी पर स्थित है गैरसन, जिसको उत्तराखंड की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसे क्या किया गया? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्लियर है? चीजों को आप अच्छी तरीका से समझ रहे हैं। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के साथ साथ 3 राज्य का रिलेशन सॉलिड बनता है। कौन कौन बनता है? एक छत्तीसगढ़, क्लियर है? एक छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड। क्लियर है? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, ठीक है। उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड 9 नवंबर को, और यदि झारखंड की बात करें ये 15 नवंबर को, और तीनों मिलकर यानी कि सीधा 2000 में। याद रखिएगा, यानी हम उत्तराखंड की यदि बात करें तो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, और छत्तीसगढ़ की बात करें 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, और झारखंड की बात करें 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं राज्य का, तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था, झारखंड 28वां राज्य बना था। क्लियर है? झारखंड कितना बना था? 28वां, और छत्तीसगढ़ 26वां, और उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। ये दोनों कब अस्तित्व में आया था? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, क्लियर है, 1 नवंबर 2000 को, और ये उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। क्लियर है? अब यदि मैं बात करूं कि हाई कोर्ट का, तो याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ है, सॉरी उत्तराखंड और झारखंड है, तो उत्तराखंड झारखंड ये दोनों का, साथ ही साथ उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस तीनों का हाई कोर्ट भी कब स्थापित हुआ था? 2000 में ही स्थापित हुआ था। क्लियर है? तीनों का हाई कोर्ट भी यदि बात करेंगे तो 2000 में स्थापित हुआ। अब तीनों अस्तित्व में कब आया? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, जो कि बना था 26वां राज्य, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, जो बना 27वां राज्य, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, जो बना 28वां राज्य। क्लियर है? क्लियर है? यदि हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्या बना है? कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला। याद रखिएगा, पूछेगा कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। क्लियर है? कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। साथ ही साथ भारत का पहला लाइकेन नेशनल पार्क, भारत का पहला बता रहा हूं, लाइकेन नेशनल पार्क, भारत का पहला लाइकेन नेशनल पार्क है ना। भारत का पहला लाइकेन नेशनल पार्क किसके द्वारा स्थापित किया गया? भारत का पहला लाइकेन नेशनल पार्क उत्तराखंड के द्वारा स्थापित किया गया। साथ ही साथ कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड हुआ। क्लियर है? अब थोड़ी सी मैं यदि इसकी विधानसभा और इसकी चर्चा कर लूं तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इस वजह से इसको अच्छी तरीका से आप डिस्कस कीजिएगा। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड का ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो लोकसभा उत्तराखंड में, यानी कि ये लोकसभा राज्यसभा इस तरह से हम लेकर के चलते हैं। तो मान लिया जाए कि राज्यसभा की यदि बात करें उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है। कितना सीट है? 3 है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का भी राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? 3 है। क्लियर है? यदि हम उत्तराखंड की बात करें लोकसभा का, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वहीं 4 है।
अब कहिए सर हिमाचल प्रदेश आप क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि एकदम जस्ट दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, मिलता जुलता है, इस वजह से। उत्तराखंड की राज्यसभा की बात की है और हिमाचल प्रदेश, दोनों की राज्यसभा सदस्य संख्या 3 है, लेकिन लोकसभा की बात करते हैं उत्तराखंड में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है। क्लियर है? यदि हम विधानसभा की बात करें तो उत्तराखंड में 70 है। याद कीजिए पिछले क्लास में हमने बताया था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उसका भी विधानसभा कितना है? 70 है। अब कहिए हिमाचल प्रदेश क्यों लेके चले? क्योंकि मात्र इसमें 2 घटाइए तो ये 68 हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या है। क्लियर है? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा, फिर से समझिए। उत्तराखंड का राज्यसभा ये भी यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, एचपी यही ले लेते हैं। तब यदि उत्तराखंड का राज्यसभा 3 है, हिमाचल प्रदेश का भी राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, लोकसभा का 5 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, विधानसभा 70 है उत्तराखंड में, साथ ही साथ दिल्ली में भी कितना है? 70 है। मैंने आपको पहले ही बताया था। दिल्ली में राज्यसभा कल चर्चा की थी, 3 था राज्यसभा। क्लियर था? ये सब क्लियर आपका? उसके बाद अब मैं बात करता हूं कि भाई विधानसभा कितना है? 70 है उत्तराखंड में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कितना है? 68 है। क्लियर है? इस चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा। अब मैं बात करता हूं उत्तराखंड क्यों सुर्खियों में रहा, क्यों चर्चित रहा? क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड की सरकार के द्वारा मार्च 2020 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रस्तावित किया गया है। क्लियर है? अच्छी तरीका से आपने समझ लिया। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 क्या है? देखिए पॉइंट नंबर 3 कहता है आईपीएल। तो आप लोगों को तो पता होगा, दिमाग में एक बात आ गई होगी कि आईपीएल तो इंडियन प्रीमियर लीग है, नहीं इंडियन प्रीमियर लीग है। आप लोगों को पता चल गया होगा आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में बातें किया जा रहा है। तीसरा नंबर में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का खेल 2019 में हुआ। 2020 में जो खेल होना है इंडियन प्रीमियर लीग का, 2020 में जो खेल होगा वह संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसका आयोजन जो होगा आईपीएल का, याद रखिएगा, आईपीएल का जो आयोजन होना है सितंबर 2020 के लगभग में, 2020 में, है ना। कहाँ होना है? इसका आयोजन यूएई में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात में होना है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो है खेल होना है। क्लियर है? आईपीएल का जो 2020 में यानी इस वर्ष इसका संस्करण 13वां संस्करण होगा। इसकी शुरुआत हुई थी, आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। ये क्वेश्चन DVI है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि जितना मोस्ट पॉइंट होंगे वही पॉइंट का मैं डिस्कशन करूंगा, बाकी किसी का नहीं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में आईपीएल की। यदि बात करें आईपीएल का करेंट चैंपियन यानी 2019 में जो खेल हुआ था कौन रहा था? मुंबई इंडियंस रहा था, नहीं करेंट चैंपियन। साथ ही साथ मोस्ट सक्सेसफुल भी कौन रहा था? मुंबई इंडियंस रहा था, ये याद रखिएगा, है ना। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन रहा था? मुंबई इंडियंस रहा था, है ना। मुंबई इंडियंस मोस्ट सक्सेसफुल रहा था। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं सर्वाधिक रन की, मोस्ट रन कौन बनाए थे? विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था, लगभग 5400। यानी कि मोस्ट रन यानी सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाई गई थी? विराट कोहली के द्वारा, नहीं कितना? लगभग 5412 रन जो है बनाया गया था। यदि मोस्ट विकेट की बात करें, मोस्ट विकेट सर्वाधिक जो है विकेट किसने लिए थे? तो लसिथ मलिंगा ने लिए थे 170 विकेट। याद रखिएगा लसिथ मलिंगा, अच्छी तरीका से लसिथ मलिंगा, है ना। लसिथ मलिंगा के द्वारा लिया गया था। टोटल 170 विकेट इन्होंने झपके थे। क्लियर है? तो आईपीएल यानी कि आयोजन 2020 में कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में होगा। 13वां संस्करण होगा इस वर्ष। शुरुआत हुई थी 2008 में। मोस्ट सक्सेसफुल रहा मुंबई इंडियंस, करेंट में भी चैंपियन मुंबई इंडियंस है। मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन, सर्वाधिक रन बनाया था विराट कोहली ने 5412 रन, और मोस्ट विकेट, सर्वाधिक विकेट झपके थे लसिथ मलिंगा ने लगभग 170 विकेट। क्लियर है? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा। अब मैं चलते हैं मार्स मिशन होप क्या है। होप जो मार्स मिशन है
ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये क्या है, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में आया होगा कि मार्स मिशन कहा जा रहा है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं मंगल अभियान से संबंधित है। क्लियर है, किससे, मंगल अभियान से संबंधित है। तो याद रखिएगा, कभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने ही अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नंबर 4। ये जो होप मिशन है ये क्या है, मार्स मिशन है। मार्स मिशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये लॉन्च किया किसके द्वारा, यूएई के द्वारा। कहने का मतलब संयुक्त अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन लॉन्च किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात का अपना पहला मार्स मिशन है। मंगल पर जो मिशन भेजा जा रहा है इसका ये पहला है। कहने का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात का कहना है फरवरी 2021 तक ये जो होप अंतरिक्ष यान भेजा गया है वो मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा अच्छी तरीका से। समझ गए ना, ये इसका घोषणा किया गया है कि जो है फरवरी 2021 तक में वह आराम से वहां पहुंच जाएगा और फिर वह जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम फिर वह करने लगेगा। बात को समझिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनना है, तो किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया, यूएई। याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं मंगल ग्रह का। तो सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के अनुसार से ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और यदि आकार में बात करें, आकार में बात करें तो 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है, आकार में बात करें तो 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा ग्रह लाल दिखता है। इसका लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मार्स को। क्यों, क्योंकि आयरन है ना, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही मंगल को मार्स यानी लाल ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, रेड प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है। यदि मंगल की बात करें तो कक्षा तलों पर 25 डिग्री के कोण पर झुका होता है। 25 डिग्री के कोण पर झुका होता है, किस पर, अपनी कक्षा तलों पर, अपनी कक्षा तलों पर, कक्षा तलों पर। यानी कक्षा तल का झुकाव कितना है, तो 25 डिग्री है। 25 डिग्री के तलों पर झुका होता है। यदि इसके दो उपग्रह बहुत पूछा जाता है, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, मंगल ग्रह का दो उपग्रह है, पूछा जाता है फोबोस और डीमोस। क्लियर है, फोबोस और डीमोस ये पूछा जाता है। साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा, याद रखिएगा, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा कितना दिनों में करती है, 687 दिन में। सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करती है, 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि मंगल ग्रह एक पार्थिव ग्रह कहलाता है। क्यों कहलाता है, साथ में मंगल ग्रह पार्थिव ग्रह है और उसे किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक ग्रह के नाम से। याद रखिएगा, पार्थिव, पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, आंतरिक ग्रह। ये इसके साथ मंगल के साथ बुध होता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चार वो है। याद रखिएगा, बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों के चारों पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है और बनता है कि पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्यों आते हैं भाई, क्यों कहते हैं इसे पार्थिव ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश दिखते हैं। क्लियर है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या दिखते हैं, पृथ्वी के सदृश दिखते हैं। इस वजह से इसे पार्थिव ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्लियर है, पार्थिव ग्रह की संज्ञा इसे दी गई है। तो आपने समझा, मार्स मिशन होप लॉन्च किया गया किसके द्वारा, यूएई के द्वारा। क्लियर है, किसके द्वारा, यूएई के द्वारा। साथ ही साथ अभी तुरंत आपने पढ़ा आईपीएल जो 2020 में आयोजन होना है वह भी कहाँ होना है, यूएई में होना है। क्लियर है, चीजों को अच्छी तरीका से आपने समझा। अब मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो 2020 में फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया, जो दिया गया, इसका 52वां संस्करण है, 92
52वां संस्करण है इसका ऑस्कर अवार्ड का। तो इस फरवरी 2020 में जो वितरण किया गया वह किसे मिला, हम उसकी चर्चा अब करेंगे। चलिए समझते हैं ऑस्कर अवार्ड की। नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड 2020। ऑस्कर अवार्ड 2020 जो मिला फरवरी 2020 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही पैरासाइट। कौन सी रही? पैरासाइट। क्लियर है? क्लियर है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा तो पैरासाइट, जिसके निर्देशक थे बोंग जून हो, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला बोंग जून हो। और ये किस फिल्म के डायरेक्टर थे? पैरासाइट फिल्म के ही डायरेक्टर थे। क्लियर है? किस फिल्म के? पैरासाइट फिल्म के ही ये डायरेक्टर थे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ एक्टर नहीं, अभिनेता का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला जोकिन फिनिक्स को। किसको मिला? जोकिन फिनिक्स को। जोकिन फिनिक्स फिल्म जोकर के अभिनेता थे। जोकिन फिनिक्स फिल्म जोकर के अभिनेता थे। इन्हें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसे दिया गया। क्लियर है? साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यदि बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, रेनी वेलगेयर को मिला है। एकदम इसे वेलगेयर को, रेनी वेलगेयर को मिला है। याद रखिएगा कि जो है इसकी अभिनेत्री रेनी जेल्वेगेयर को, नहीं रेनी वेलगेयर या जेल्वेगेयर को, जेल्वेगेयर कहिए, इसमें इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? जेल्वेगेयर को, जेल्वेगर को, रेनी जेल्वेगर को मिला है। और ये जूडी फिल्म की अभिनेत्री थी। किस फिल्म की अभिनेत्री थी? जूडी फिल्म की अभिनेत्री थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रेनी जेल्वेगर को मिला। क्लियर है? और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स फिल्म जोकर के रहने वाले थे। सुनिए, जोकर फिल्म में अभिनेता इन्होंने किया था, एकदम स्पष्ट है, जोकिन फिनिक्स जोकर फिल्म। क्लियर है? निर्देशक का खिताब बोंग जून हो को मिला। और ये किस फिल्म के निर्देशक थे? पैरासाइट का। क्लियर है? तो इस तरह से ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अब मैं ऑस्कर अवार्ड की थोड़ा स्टैटिक की बात करता हूँ। यदि ऑस्कर अवार्ड की स्टैटिक की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। 1929 में इसका स्टार्टिंग किया गया था। और ये प्राइज दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। क्लियर है? ऑस्कर अवार्ड 1929 से इसे दिया जा रहा है। क्लियर है? ऑस्कर अवार्ड। यदि हम बात करें तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर के साथ साथ नोबेल प्राइज भी मिला है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नहीं, इसे 1925 में, याद रखिएगा 1925 में नोबेल मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। साथ ही साथ 1938 में इसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया? बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, एकदम मिस नहीं कीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। एकमात्र व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर के साथ नोबेल भी मिला है वे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसे 1925 में नोबेल प्राइज दिया गया और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। क्लियर है? चीजों को आप अच्छी तरीका से समझ रहे हैं। 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया इसका 52वां संस्करण था। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म का। ऑस्कर में नामित, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म, प्रमुख भारतीय फिल्म। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म कौन कौन है, क्या क्या जो है, कब दिया गया इसको? याद रखिएगा, सबसे पहले मदर इंडिया, याद रखिएगा 1957 में मदर इंडिया को नामित किया गया था। नहीं, ऑस्कर में नामित प्रथम प्रमुख भारतीय फिल्म था जो 1957 में मदर इंडिया को नामित किया गया था। साथ ही साथ 1957 के बाद
मदर इंडिया, उसके बाद सलाम बॉम्बे 1988 में, 1988 में सलाम बॉम्बे को नामित किया गया था, सलाम बॉम्बे को नामित किया गया था। उसके बाद 2001 में लगान फिल्म को नामित किया गया, समझे, लगान फिल्म को ऑस्कर में नामित किया गया। उसके बाद फिर 2004 में स्वास्थ्य फिल्म को, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 2004 में स्वास्थ्य फिल्म को, क्लियर है। उसके बाद 2005 में पहली फिल्म को, ये सब ऑस्कर में नामित फिल्म है। उसके बाद था 2006 में रंग दे बसंती, रंग दे बसंती को ऑस्कर में नामित किया गया। ये ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म था जिन्हें ऑस्कर में भी नामित किया गया, क्लियर है। 1957 में मदर इंडिया को, 1988 में सलाम बॉम्बे को, नहीं 2001 में लगान को, 2004 में श्वास को, 2005 में पहली को और 2006 में रंग दे बसंती को ऑस्कर में नामित किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनेगा कि 2006 में किस फिल्म को नामित किया गया, क्लियर है। तो जैसा कि आप लोगों का मांग था कि करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी हो जाए सर, इसलिए स्टैटिक करंट दोनों करते जा रहे हैं। इन चीजों को आप अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। ये 5 पॉइंट प्रत्येक दिन का आपको कई मार्क्स दे करके जाएगा और आप अच्छे खासे नंबर लाएंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।